नमस्कार। आज हम समय में पीछे चलकर एक तरह से जासूस बनने वाले हैं। हम एक ऐसी खोई हुई दुनिया की पड़ताल करेंगे जिसने अपनी कहानी किताबों में नहीं बल्कि ईंटों, मनकों और हड्डियों में छिपा रखी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक चीज से। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। ये एक 4000 साल पुरानी हड़प्पन मुहर है। इस पर एक जानवर बना है और उससे भी ज्यादा दिलचस्प हैं ये निशान। ये एक लिखावट है जिसे आज तक कोई भी पढ़ नहीं पाया है। और यही यही हमारी पड़ताल का सबसे बड़ा सुराग भी है और सबसे बड़ी पहेली भी। तो सवाल ये उठता है कि आप एक ऐसी सभ्यता को समझेंगे कैसे जिसकी भाषा ही आप पढ़ नहीं सकते। यहीं से हमारी आज की खोजबीन शुरू होती है। हमें सोचना होगा एक आर्कियोलॉजिस्ट की तरह, एक जासूस की तरह, जो बिखरे हुए सुरागों को जोड़कर पूरी कहानी बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हम किस समय की बात कर रहे हैं। ये सभ्यता कोई 100-200 साल नहीं बल्कि हजारों साल तक चली। लेकिन इसका जो पीक टाइम था, मतलब सबसे शानदार दौर, वो था विकसित हड़प्पा का दौर। ये वो वक्त था जब इनके शहर अपने पूरे शबाब पर थे। और जैसा हमने कहा, जहाँ शब्द नहीं होते वहाँ चीजें कहानी सुनाती हैं। क्योंकि हम उनकी लिखावट को समझ नहीं सकते, हमारे पास क्या है? उनके मिट्टी के बर्तन, उनके औजार और हाँ, उनके बनाए हुए पूरे के पूरे शहर। हर एक चीज, हर एक टुकड़ा अपने आप में एक सुराग है। और उनके शहर, ओहो, वो तो कुछ और ही थे। वाकई हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी खासियत ही शायद उनके शहरी केंद्र थे। सोचिए, ये दुनिया के सबसे पहले अर्बन प्लानर्स में से थे। और जिस तरह उन्होंने साफ सफाई और व्यवस्था पर ध्यान दिया, वैसा तो सदियों तक फिर देखने को नहीं मिला। चलिए, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण देखते हैं, मोहनजोदड़ो। जरा इस शहर के नक्शे को देखिए, कमाल का है ना। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर काटती हुई, एक ग्रिड पैटर्न, जैसे आज के मॉडर्न शहर हों। और उनकी नालियों का सिस्टम, वो तो और भी हैरान कर देता है। पता है क्या लगता है कि पहले उन्होंने नालियों के साथ गलियां बनाई और उसके बाद उनके आसपास घर बनाए। मतलब प्लानिंग का लेवल सोचिए। शहर का एक हिस्सा थोड़ा ऊंचा और दीवारों से घिरा होता था। इसे आर्कियोलॉजिस्ट दुर्ग या सिटाडेल कहते हैं। ये निचले शहर से अलग थलग था और यहाँ शायद कुछ खास बिल्डिंग्स होती थीं। हो सकता है पब्लिक इस्तेमाल के लिए या फिर राजकाज के लिए। तो ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? मानकीकृत ईंटें, मतलब हर जगह एक ही साइज की ईंटें मिलना, ग्रिड पैटर्न पर बनी सड़कें, पूरे शहर में फैला नालियों का जाल। ये सब क्या दिखाता है? यही कि कोई ना कोई तो था जो ये सारे बड़े फैसले ले रहा था और उन्हें लागू करवा रहा था। ये सब बिना किसी सेंट्रल प्लानिंग के तो मुमकिन ही नहीं है। और ये नंबर देखिए, 700। पता है ये क्या है? ये सिर्फ मोहनजोदड़ो शहर में मिले कुओं की अंदाजन संख्या है। 700, एक अकेले शहर में। ये दिखाता है कि पानी को मैनेज करने में वो कितने माहिर थे। क्या कमाल की वाटर इंजीनियरिंग रही होगी उनकी। उसी दुर्ग वाले इलाके में एक और अनोखी चीज मिली है। ये विशाल स्नानागार या द ग्रेट बाथ। ये एक तरह का बड़ा सा टैंक है जिससे वाटरप्रूफ बनाने के लिए जिप्सम का इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसका इस्तेमाल शायद किसी खास धार्मिक मौके पर नहाने के लिए किया जाता होगा। अच्छा, शहरों की बड़ी बड़ी बातों से अब थोड़ा हटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन शानदार शहरों में जो लोग रहते थे, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आखिर कैसी थी। तो ये हम कैसे पता लगाते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट्स को खुदाई में मिली छोटी छोटी चीजों से सुराग मिलते हैं, जैसे जले हुए अनाज के दाने या जानवरों की हड्डियां। इनसे पता चलता है कि उनके खाने में गेहूं, जौ, दालें तो थी ही, साथ में वो मवेशी, भेड़, बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। अब एक और दिलचस्प बात, क्या उस समाज में अमीर गरीब का भेद था? इसे समझने के लिए आर्कियोलॉजिस्ट्स एक तरीका अपनाते हैं। वो मिली हुई चीजों को दो कैटेगरी में बांटते हैं, एक रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें और दूसरी लग्जरी आइटम्स। और ये फर्क कैसे पता चलता है? इस बात से कि वो चीज किस मटेरियल से बनी है और वो मटेरियल कितना रेयर है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं। एक तरफ है पत्थर से बनी ये साधारण सी चक्की जो शायद हर घर की जरूरत थी, और दूसरी तरफ है कार्नीलियन और जैस्पर जैसे कीमती पत्थरों से बनी ये खूबसूरत मनके। जाहिर है ये हर किसी के पास नहीं होंगे,
बस यही फर्क हमें समाज के अंदर मौजूद स्टेटस के अंतर को दिखाता है। और लग्जरी की बात करें तो फायोंस का जिक्र करना जरूरी है। ये एक तरह का आर्टिफिशियल मटेरियल था जिससे पिसी हुई रेत या सिलिका से बनाया जाता था। इसे बनाना बहुत मुश्किल था, इसीलिए इससे बनी छोटी छोटी चीजें जैसे परफ्यूम की बोतलें बहुत कीमती समझी जाती थी। एक बात तो साफ है, हड़प्पा के ये शहर और बस्तियां ये दुनिया से कटे हुए नहीं थे, बल्कि ये क्राफ्ट और ट्रेड के एक बहुत बड़े, बहुत ही विशाल नेटवर्क का हिस्सा थे। और इस बात का सबूत चाहिए तो ये देखिए, ये एक हड़प्पन जार है जो मिला है ओमान में। सोचिए, ओमान में। इसका मतलब साफ है, वो समंदर के रास्ते भी बहुत दूर दूर तक ट्रेड किया करते थे। अब जरा देखते हैं कि वो अपने क्राफ्ट के लिए कच्चा माल यानी रॉ मटेरियल कहाँ से लाते थे। शंख आता था गुजरात के समुद्री तटों से, लाजवर्द जैसा कीमती पत्थर आता था दूर अफगानिस्तान से, तांबा राजस्थान से, और सोना आता था दक्षिण भारत से। अंदाजा लगाइए कितना जबरदस्त था उनका ट्रेड नेटवर्क। तो इतने लंबे सफर में सामान को सुरक्षित कैसे रखा जाता था, इसका भी एक बड़ा स्मार्ट तरीका था उनके पास। वो सामान के थैले को रस्सी से बांधते, गांठ पर गीली मिट्टी लगाते और फिर उस पर अपनी मोहर यानी सील लगा देते थे। अगर डेस्टिनेशन पर यह सील टूटी हुई नहीं मिली तो इसका मतलब था कि सामान सेफ है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। ये सब देखकर हम एक बार फिर उसी बड़े सवाल पर पहुंच जाते हैं। ये जो इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हो रही थी, इतने बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे थे, इनके पीछे कौन था? कौन था वो जो स्टैंडर्ड साइज की ईंटें बनवा रहा था, शहरों की प्लानिंग कर रहा था और इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क को मैनेज कर रहा था? तो सत्ता किसके हाथ में थी? क्या कोई एक राजा था जो सब कुछ कंट्रोल करता था, या कई सारे शासक थे, या फिर क्या ऐसा हो सकता है कि वहां कोई शासक था ही नहीं? ये वो पहेली है जिस पर आज भी आर्कियोलॉजिस्ट के बीच बहस चलती रहती है, और उनके ये खामोश सबूत हमें इसका कोई सीधा सा जवाब नहीं देते। तो अब तक हमने जो भी सुराग देखे, उनकी ईंटें, उनके मनके, उनकी हड्डियां, ये सब मिलकर हमें एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइज्ड और सोफिस्टिकेटेड दुनिया की तस्वीर दिखाते हैं। लेकिन उनके सबसे बड़े राज तो अभी भी उन तक ही महदूद है। हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए हैं जहां से शुरू किया था, उस सबसे बड़े रहस्य पर जिसका ताला खुलना अभी बाकी है। और अंत में ये देखिए, ये हड़प्पन लिखावट का अब तक मिला सबसे बड़ा नमूना है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि ये शायद एक तरह का पुराना साइन बोर्ड रहा होगा। ये तस्वीर हमें याद दिलाती है कि हम ईंटों, मनकों और हड्डियों से कितना कुछ जान सकते हैं, लेकिन हड़प्पा के लोगों की अपनी आवाज, उनकी अपनी कहानी, वो आज भी सुने जाने का इंतजार कर रही है।